हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेस के अंदर सेल ऑर्गन के बारे में चर्चा की गई थी, जिसके अंदर सेल के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया। आज के इस क्लास के अंदर अपन सेल के दो ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर अमूमन क्वेश्चन पुटअप होता है। जिसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो तो आएगा अपना सेल ऑर्गन के अंदर न्यूक्लियस पार्ट, जो कि सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे न्यूक्लियस पार्ट के बारे में। सबसे पहले डिस्कवरी देखें अपन कि न्यूक्लियस जो था उसकी खोज यानी केंद्र की खोज जो थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ध्यान रखना, यहां पर पहले क्वेश्चन में जनरल एग्जाम्स के अंदर पूछा भी था, कोशिका की खोजकर्ता और केंद्रक की खोजकर्ता दोनों के अंदर एक डिफरेंस ये रहता है कि वहां तो था कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक, और केंद्रक की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की। फिर उसके बाद में आता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है। ये अपनी सेल है और इस सेल के जो सेंटर पार्ट जो होगा उसके सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये आपका है न्यूक्लियस। और अपन ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो था वो बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इसके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं पर इसके चारों तरफ झिल्ली युक्त आवरण होता है। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि ये जो न्यूक्लियस होता है इस न्यूक्लियस पार्ट के अंदर फाइबर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको अपन क्रोमेटिन कह सकते हैं या फिर अपन ये कह सकते हैं क्रोमोसोम। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये कि न्यूक्लियस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, यानी कि क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, जीन उपस्थित होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस पार्ट के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले डिस्कवरी ली कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसको सबसे पहले खोजा था। फिर दूसरा लिया अपन ने कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त संरचना होती है। फिर उसके बाद में लिया कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियस कंटेन्स द सेल हेरिडिटी। हेरिडेटरी का मतलब ये होता है आनुवांशिक। आनुवांशिक हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन आनुवांशिक सूचनाएं रखता है, और इन्हीं आनुवांशिक सूचनाओं के और कंट्रोल दी सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि कोशिका की वृद्धि और रिप्रोडक्शन मीन जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करता है। कैसे? यहां पर अपन ने सबसे पहले ये लिया कि न्यूक्लियस पार्ट जो होता है वो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन यानी आनुवांशिक सूचनाओं को रखता है। दूसरा अपन ने लिया कि सेल ग्रोथ कोशिका की वृद्धि को कंट्रोल करता है, क्योंकि अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हार्ट बिंग फॉर्मूला, उसमें किस प्रकार से सेल का आकार जो होता है वो किस प्रकार से न्यूक्लियस के द्वारा डिफाइन होता है वो अपन देखेंगे। फिर उसके बाद आता है कि रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस पार्ट में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए ये गुणसूत्र जो होते हैं आने वाली पीढ़ी के अंदर यानी जो रिप्रोडक्टिव में प्रोसेस जो होती है, जनन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसलिए अपन ये मानते हैं कि न्यूक्लियस को आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहण केंद्र होता है, सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन को प्रोटेक्ट करता है और रिप्रोडक्शन क्रियाओं में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद में आता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो जनरली अमूमन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पष्ट रूप से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है केंद्रक। लेकिन यहां पर अगर अपन बात करें कि मैमेलियन आरबीसी जो होती है, यहां पर अपन ये बात करें कि जो मैमेलियन आरबीसी जो होती है, एक तो ये एक आता है सीवेज ट्यूब ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर जो संवहन तंत्र पाया जाता है उनके अंदर सीवेज ट्यूब पाई जाती है, उनके अंदर भी केंद्र क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। और फिर उसके बाद में लास्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने पास में पॉइंट जो है वो ये आएगी कि न्यूक्लियस इज नोन एज सीपीयू ऑफ द सेल। सीपीयू का मतलब होता है सेंटर प्रोसेस यूनिट, सेंटर प्रोसेस यूनिट। यानी जिस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर मुख्य भाग जो सीपीयू का होता है, वैसे ही सेल के अंदर मेन पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। इसलिए अपन ने ये माना कि सेंटर प्रोसेस ऑफ द यूनिट ऑफ सेल कौन, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है वो
केंद्रक का मुख्य अंग माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं उसी में होती हैं। जो भी उस कोशिका के अंदर विभाजन जब होगा तो वो केंद्रक वाले पार्ट से प्रारंभ होता है। सेल ग्रोथ किस प्रकार से होगी वो न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से कंट्रोल होगा वो भी सारा न्यूक्लियस के अंदर कंट्रोल होता है। क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन वगैरह जो उपस्थित होते हैं, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंप्लीटली रूप से किसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में उपस्थित होता है। इसलिए अपन ने सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेस ऑफ यूनिट ऑफ द सेल नोन एज न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक जो होता है वो कोशिका का मुख्य प्रोसेसिंग केंद्र माना जाता है। इस प्रकार से ये तो था अपने पास में इसकी सामान्य जानकारी। फिर उसके बाद में लिया अपन ने स्ट्रक्चर। सामान्य जानकारी के अंदर अपन ने लिया कि खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन 1831 के अंदर खोजा था। फिर लिया अपन ने कि यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सीवेज ट्यूब जो होती हैं उनके अंदर, और मैमेलियन आरबीसी, स्तनधारी प्राणियों की आरबीसी होती है उनमें एब्सेंट होता है। मेन पार्ट अपन इसको मानते हैं, सीपीयू का दर्जा दिया गया है कि जिस प्रकार से कंप्यूटर का मेन पार्ट सीपीयू होता है, सेम उसी प्रकार से कोशिका का मुख्य पार्ट जो माना जाता है वो किसको मानते हैं अपन, न्यूक्लियस को मानते हैं। बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि झिल्ली युक्त संरचना होती है। अब आता है कि इसकी संरचना क्या होती है। मेनली 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस की संरचना के अंदर। पहला जो पार्ट आता है वो तो आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं केंद्रक झिल्ली। दूसरा जो आएगा वो रहेगा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको अपन डिफाइन कर सकते हैं केंद्रक द्रव्य के रूप में। फिर उसके बाद में है न्यूक्लियोलस, जिसको आप कहते हैं केंद्रिका, और लास्ट में जो पार्ट लिया गया है वो लिया गया है क्रोमोसोम, यानी अपन उसको बोलते हैं गुणसूत्र। तो इस प्रकार से मुख्यतः 4 पार्ट लिए अपन ने, केंद्रक झिल्ली यानी जिसको अपन कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियोलस, और लास्ट में लिया अपन ने क्रोमोसोम। ध्यान रखना यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी खूब पुटअप होता है। क्रोमोसोम भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पार्ट आ रहा है अपने पास में, यानी कि एनवेलोप मेम्ब्रेन न्यूक्लियर, यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है, जिस दर से मैं रेड मार्कर से जो डिफाइन कर रहा हूं, ये जो पार्ट है वो तो आपकी आएगी क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देते हैं कि यहां पर ये जो मिडिल पार्ट जो है, जिसको अपन डिनोट कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका आएगा क्या, न्यूक्लियोल, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं इसको, केंद्रिका। फिर उसके बाद में अगला पार्ट जो होता है वो लेंगे अपन इसके अंदर क्रोमेटिन, यानी क्रोमेटिना। क्रोमेटिना का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो पतले तंतु प्रेजेंट रहेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, क्रोमेटिना कहलाएगा, या फिर अपन यह कह सकते हैं इसको क्रोमेटिन सूत्र कहते हैं। फिर ये क्रोमेटिन सूत्र जो होते हैं वो ही आगे किस में जाते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मोटी धागेनुमा संरचना के रूप में बदलते हैं, ये कहलाएगा आपका क्या, क्रोमोसोम। अब यहां पर अपन ये बात करते हैं कि मुख्य पार्ट अपन ने 4 लिए थे स्ट्रक्चर के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहला जो अपन ने पार्ट लिया था वो तो था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। दूसरा जो पार्ट था वो था न्यूक्लियो प्लाज्म का। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन ने देखा कि ये जो पार्ट था वो पूरा का पूरा क्या था, सराउंडेड बाई यूनिट मेम्ब्रेन, तो वो क्या कहलाएगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, अंदर की तरफ ये जो जितना भी पदार्थ फैला हुआ है वो कंप्लीटली रूप से पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड जो पार्ट लिया अपन ने वो लिया अपन ने न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये आपकी केंद्रिका प्रेजेंट थी, बिल्कुल सेंटर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर अपन ने फोर्थ जो पॉइंट लिया था वो लिया था क्रोमोसोम। यहां पर ध्यान रखना कि क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो क्रोमेटिन तंतु ही किसमें कन्वर्ट होते हैं, जैसे ही सेल डिवीजन प्रारंभ होता है, इंटरफेज अवस्था से जैसे आगे कोशिका विभाजन के लिए आने वाली स्टेज के अंदर प्रवेश करती है, तो सबसे पहली प्रोसेस में यही आता है कि क्रोमेटिन मटेरियल चेंज इनटू द क्रोमोसोम पार्ट, यानी कि जो क्रोमेटिन पतले धागे नुमा तंतु होते हैं वो मोटे धागे के समान संरचना बनाते हैं, और वो क्या कहलाता है आपका, क्रोमोसोम संरचनाएं कहलाती हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर पार्ट में जो बिंदु पॉइंट होता है उसको अपन कहते हैं क्या, सेंट्रोमियर। ये तो खैर बाद की बातें हैं, अपन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन ये मेनली पार्ट जो थे वो थे आपने इससे न्यूक्लियस की संरचना के। अब आता है सबसे पहले कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जिसको अपन केंद्रक झिल्ली बोलते हैं,
बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपन ने सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि चयनात्मक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, डबल लेयर होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, उसमें भी छिद्र उपस्थित थे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी छिद्र उपस्थित होते हैं। यानी कि एज वेल एज अपन ये कह सकते हैं जो न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर थी, यानी जो उसका कंटेंट था वो ही कंटेंट किसका होगा, अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कंटेंट होता है। फिर उसके बाद में अपन लेते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलेमा, यानी अपन उसको ये कह सकते हैं न्यूक्लियोलेमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहते हैं न्यूक्लियोलेमा? क्योंकि अंदर की तरफ क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये जो सेल थी, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पार्ट है, अंदर की तरफ जो मटेरियल प्रेजेंट रहेगा वो तो कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहां पर जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को डिफाइन करने वाली वो मेम्ब्रेन होती है, वो क्या कहलाएगी, आपकी न्यूक्लियोलेमा कहलाती है। फिर उसके बाद में लिया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जिस प्रकार से कोशिका झिल्ली जो होती है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन अणुओं से बनी होती है, उसी प्रकार से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली होती है वो भी किससे बनी होती है, आपका फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल से बनी होती है। फिर उसके बाद में आता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब उसके अंदर दो परतें पाई जाती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। और ये जो दोनों परतें जो होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या रहेगा कि उस साइटोप्लाज्म में से जो भी मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में जाएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर यानी यहां पर इस पदार्थ का ट्रांसफर यहां होगा और इधर वाले पदार्थ का ट्रांसफर इसके अंदर भी, यानी कि ये एक ऐसा पथ प्रोवाइड करवाती है, मार्ग उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण से पदार्थ अंदर और बाहर आसानी से क्या होते हैं, आदान प्रदान होते हैं। और यही प्रोसेस किसमें थी, सेल मेम्ब्रेन में भी थी, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस नाम दिया था। जिसके अंदर भी एंडोसाइटोसिस के अपन ने दो पार्ट बनाए थे, एक बनाया था फेगोसाइटोसिस और एक बनाया था पिनोसाइटोसिस। तो इस प्रकार से वो ही मैकेनिज्म इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। फिर उसके बाद में मेन इंपॉर्टेंट पार्ट लिया अपन ने न्यूक्लियोलस। आपका ये सेल, ये न्यूक्लियस पार्ट के बिल्कुल मिडिल पार्ट के अंदर जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। यानी कि जिसको अपन क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस जो होती है वो अपन ये मानते हैं कि लगभग 25% जो पार्ट होता है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, केंद्रक का 25% भाग जो होता है वो किसके द्वारा बना होता है, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रक झिल्ली के द्वारा बना हुआ हो, सॉरी केंद्रिका के द्वारा बना हुआ होता है। सेकंड उसके बाद में आता है कि ये किससे बना होता है, यानी कि ये आरएनए बनते हैं इसके अंदर, और एक अपन कह सकते हैं कि प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन के फॉर्मेशन में क्या होती है, ये सहायक होती है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड आरएनए, यानी कि आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। फिर उसके बाद में मेन मुख्य फंक्शन, और पहले पटवार एग्जाम के अंदर पहले क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राइबोसोम की उत्पत्ति निम्न में से किस कोशिका अंग से मानी जाती है। ध्यान रखना, राइबोसोम जो होता है वो मेनली रूप से कहां से डेरिवेटिव होता है, न्यूक्लियोलस पार्ट से। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट्स मेन फंक्शन इज रिराइट राइबोसोमल आरएनए एंड कंबाइन इट विद प्रोटीन इज नोन एज राइबोसोम फैक्ट्री। यानी ये क्या करता है, केंद्रिका राइबोसोम की उत्पत्ति करता है, और उस राइबोसोम की जैसे ही उत्पत्ति होगी उस राइबोसोम को आरआरएनए जो होता है, राइबोसोमल आरएनए जो होता है उसके साथ में कंबाइन यानी उसको साथ जोड़ता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसको अपन ट्रांसलेशन क्रिया भी कहते हैं। यानी यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटीन के निर्माण और प्रोटीन का निर्माण कहां होगा, राइबोसोम के द्वारा। जब अपन ने राइबोसोम को पढ़ा था तब अपन ने बताया था कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, अपन राइबोसोम को। तो सेम उसी प्रकार से राइबोसोमल फैक्ट्री किसको कहेंगे अपन, न्यूक्लियोलस को कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका से होता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि 25% वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस यानी कि केंद्र का 25% भाग न्यूक्लियोलस से बना होता है। दूसरा अपन ये मानते हैं कि राइबोसोम और प्रोटीन से बनी होती है। तीसरा अपन ये लेंगे कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम की उत्पत्ति करती है। फिर उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
पिछली क्लास के अंदर भी अपन ने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट पढ़ा था, अंतर पढ़ा था अपन ने। यहां पर अपन यही कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है तरल द्रव पदार्थ होता है, मैट्रिक्स जैसा पदार्थ होता है, जिसके अंदर आपका क्रोमोसोम्स है, आपके एंजाइम्स है, आपका न्यूक्लियोलस है, या फिर क्रोमेटिन में फाइबर है, क्रोमोसोम है, ये टोटल डीएनए है। ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब होता क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म? सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस पार्ट में जो भी मटेरियल भरा हुआ रहेगा, ये जो भरा हुआ मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये कह सकते हैं एनवेलोप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर न्यूक्लियर एनवेलोप, यानी कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके द्वारा जो भी बाउंडेड अंदर पदार्थ घिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज विस्कस लिक्विड दैट सराउंड द क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलाई, यानी कि ये न्यूक्लियस जो होता है वो विस्कस लिक्विड दैट सराउंड द क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोलाई, यानी ऐसा तरल पदार्थ बनाता है जो कि किस किस के चारों तरफ? क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलाई, गुणसूत्र और केंद्रिका के चारों तरफ घिरा हुआ रहता है, वो कहलाता है। मैनी सबस्टेंस सच एज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब यहां पर क्या होगा? डीएनए, और क्या हो जाएगा आपका? आरएनए। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए और आरएनए प्लस में एंजाइम्स डिजोल्व देर, यानी कि इसके अंदर डूबे हुए रहते हैं, घुलनशील रहते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल न्यूक्लियस के अंदर जो भी और पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, या कोई अन्य अदर कोई भी एंजाइम्स हैं, वो कंप्लीटली रूप से किसमें प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र जिसको अपन बोलते हैं। यहां पर अपन ध्यान रखना कि जो पहले तो बनता है क्रोमेटिन तंतु, यानी जैसे ही सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन जब होता है, और वो कोशिका जैसे ही अपनी परिपक्व अवस्था के अंदर प्रवेश करती है मैच्योर होकर के, और जैसे वो विभाजन अवस्था में जाती है तो इंटरफेज अवस्था से जैसे ही आगे डिवीजन अवस्था के अंदर जैसे प्रवेश करती है तो सबसे पहले क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और ये जो क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो आपस में जुड़ के इसका निर्माण करते हैं? क्रोमोसोम का, यानी गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो रोड शेप्ड डार्क स्टैंड बॉडीज सीन ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज ऑफ द माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन के अंदर जो मेटाफेज अवस्था होती है, ध्यान रखना आपको पूछ सकता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो किस अवस्था में दिखाई देते हैं? मेटाफेज अवस्था के अंदर। कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन जब होता है तो समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन फाइबर चेंज इनटू द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटिन तंतु होते हैं वो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहले इनको खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक थे। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 के अंदर सबसे पहले क्रोमोसोम की खोज की थी, लेकिन उन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम नहीं रखा था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक जो थे, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द प्रतिपादित किया था। तो द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय द वाल्डेयर, सबसे पहले खोज करने वाले स्ट्रासबर्गर थे, और वाल्डेयर ने क्या किया था फिर उसके बाद में इसको क्रोमोसोम वर्ड यूज किया था। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, मेन 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इससे के अंदर क्रोमोसोम वाले इंट्रोडक्शन के अंदर, कि सबसे पहले तो खोजा किसने था? स्ट्रासबर्गर ने। क्रोमोसोम वर्ड किसने यूज किया था? वाल्डेयर ने। और एक आता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं पहले किस अवस्था में होते हैं? क्रोमेटिन अवस्था के अंदर होते हैं, और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम अवस्था जब बनती है तब कौन सी अवस्था होती है? वो मेटाफेज, कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था के अंदर क्रोमेटिन तंतु जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर परिवर्तित होते हैं। फिर उसके बाद में लिया पढ़ने की केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन क्या होता है गुणसूत्रों का। जनरली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, और न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर क्या आएगा? आपका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। न्यूक्लियो प्लस प्रोटीन, इसी शब्द से अपन बना लेते हैं कि यानी यहां पर अपने एक वर्ड यूज किया न्यूक्लियो प्रोटीन। यहां पर
अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लियो शब्द का मतलब क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए। डीएनए और आरएनए प्लस में क्या आ जाएगी आपकी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, क्रोमोसोम्स का। अब यहां पर मेन बात आती है कि 30 से 40% तो क्या होता है, डीएनए, और 0.5 से 10% क्या होता है, आरएनए। अब यहां पर मेन बात जो आती है वो आती है कि 50 टू 65% क्या होता है, प्रोटीन। क्रोमोसोम्स के अंदर अधिकांश भाग किससे बना होता है, ध्यान रखना, आपको डीएनए आंसर नहीं करना, उसके अंदर क्या आएगा, प्रोटीन। अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, जहां पर क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्रोटीन भी दो प्रकार की होती है, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। देखना इधर क्या होती है दोनों के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो तो होती है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर का मतलब कि ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। और जबकि यहां पर अपन देखें कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वो किस प्रकृति की होती हैं, अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी एसिडिक नेचर की होती हैं। अब उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि जो एक है क्षारीय प्रकृति की, जिसको अपन ने हिस्टोन प्रोटीन कहा, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन अपन ने अम्लीय प्रकृति की दर्शाया। पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चन था वो दो टाइप से पूछा हुआ था। पहले तो ये कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यानी कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखना यहां पर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो केवल और केवल कौन सी कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जबकि यहां पर अगर अपन चर्चा करें कि जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो किसके अंदर उपस्थित होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो पाई जाती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि जैसे ही आगे अपन पढ़ेंगे भी, और पहले इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन भी कैसे पूछा था वो भी अपन डिस्कस करेंगे। दो सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल्स। अपने को पता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन क्या उस सेल्स के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमेटिन या फिर डीएनए, आरएनए अब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं उसके अंदर भी। लेकिन उस डीएनए और क्रोमोसोम की जो पैकिंग होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, उस पैकिंग के अंदर भाग लेने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, आपकी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जैसे ही डीएनए की पैकेजिंग होगी वो कैसी होगी, हिस्टोन प्रोटीन के। यहां पर ध्यान देना, हिस्टोन प्रोटीन मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, ठीक है। वो आगे अपर लेवल की बातें हैं कि कौन कौन सी होती है, H1 है, H2 है, H2B है, H3 है, H4 है। इस प्रकार से कौन कौन सी प्रोटीन उसके अंदर बाइंडिंग में भाग लेती हैं, कौन सी नहीं लेती हैं, वो अपर क्लासेस के अंदर देखेंगे। लेकिन यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में संयुक्त होकर के किस संरचना का निर्माण करते हैं, वो कहलाएगा न्यूक्लियोसोम। तो वो आगे अपन देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर कैसे होती है। अभी केवल इतना ध्यान रखना कि अपन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपन ने लिया कि जो 50 टू 65% होती है वो प्रोटीन पार्ट होता है, जिसमें दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति की होती है, जबकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन अम्लीय प्रकृति की होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, जबकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। अगले अपन देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के प्रकार कितने होते हैं। ध्यान रखना, दो प्रकार मुख्यतः होते हैं, दोनों के ऊपर पहले क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। एक होता है आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम और दूसरा आता है आपका एलोसोम। यानी यहां पर ऑटोसोम का मतलब तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो कहलाएंगे, एलोसोम कह दो या फिर इसको आप कह सकते हो हेट्रोसोम। हेट्रोसोम यानी अपन इसको कह सकते हैं लिंग निर्धारी गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके अंदर। और पहले इसके ऊपर पूछा हुआ भी था क्वेश्चन कि जो ऑटोसोम क्रोमोसोम तो क्या होते हैं। मेनली दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, पहला है ऑटोसोम और दूसरा है एलोसोम। यहां पर ऑटोसोम का मतलब क्या होता है, ऐसे गुणसूत्र जो किसी भी एनिमल्स के अंदर
सोमेटिक सेल्स यानी कायिक कोशिकाएं। सोमेटिक सेल्स का मतलब क्या होगा, सोमेटिक कैरेक्टर कह दो तो सोमेटिक कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, कायिक लक्षण। ऐसे गुणसूत्र जो किसी भी एनिमल्स के अंदर जैसे अपने कैरेक्टर अगर प्रेजेंट करेंगे यानी लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, तो वो केवल और केवल कायिक लक्षणों का ही निर्माण करते हैं। जैसे कायिक लक्षणों का मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन बन रहे हैं उन कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन दर्शाने वाला जो होता है वो तो होते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम यानी कायिक गुणसूत्र। ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो मनुष्य के अंदर टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 46, यानी कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। लेकिन इनके अंदर पेयर्स की बात करें तो कितने होते हैं, 23, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और उन 23 जोड़े क्रोमोसोम्स में से 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी, 22 जोड़ी, यानी कितने गुणसूत्र अपन मान सकते हैं, 44, यानी 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। और शेष दो रिमेनिंग जो दो जोड़ी गुणसूत्र जो सॉरी एक जोड़ी जो गुणसूत्र शेष रह गया वो कहलाएगा आपका कौन सा, एलोसोम। और वो एक जोड़ी जो शेष रह गया गुणसूत्र वो एलोसोम क्रोमोसोम यानी कि लिंग निर्धारित क्रोमोसोम होंगे, जो कि मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर तो होते हैं क्या क्या, एक्स और वाई, जबकि फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, एक्स एक्स। तो यहां पर मुख्यतः ध्यान रखना कि दीज क्रोमोसोम कैरी जीन फॉर सोमेटिक कैरेक्टर यानी कायिक लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि एलोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं दीज क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन दी सेक्स डिटर्मिनेशन यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होगा, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि निम्न में से किस प्रकार के गुणसूत्र लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, तो वो कौन से आ जाएंगे आपके, एलोसोम कह दो, लिंग निर्धारी कह दो, या हेट्रोसोम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। यहां पर अभी मैंने बताया कि मेल के अंदर तो क्या होते हैं, ये एक्स और वाई प्रकार के होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर क्या होते हैं, एक्सएस प्रकार के होते हैं। यहां पर वुमेन्स हैव टू सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, जबकि सेल आल्सो कार्ड द हेट्रोसोम। फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोसोम यानी इसमें क्या होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम, और मेल हैव एन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, यानी कि जो एलोसोम क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं लिंग निर्धारी। मेल के अंदर तो होंगे यानी पुरुषों के अंदर तो होते हैं क्या, एक्स और वाई, जबकि फीमेल के अंदर जो होते हैं वो क्या होंगे आपके, केवल एक्स एक्स। इस प्रकार से अपन ये देखें कि इनके द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग का निर्धारण होता कैसे है। यहां पर आपके पास में इस डायग्राम में ये जो क्रोमोसोम दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके 44 प्लस एक्स वाई, इधर जो दे रखा है वो दे रखा है आपका 44 प्लस एक्स एक्स, यानी टोटल ये तो था किसका, आपका मेल का, और इधर आपका किसका है, फीमेल का। तो अभी मैंने बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, टोटल 46। तो ये कितने हैं, 44, ये क्या जाएगा 45, ये 46, इधर भी 44 और 2 46। ये यहां पर अपन यहां पर बनाए, अगर इसके बारे में चर्चा करें कि आपके पास में दो प्रकार के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक तो है आपका 44 प्लस एक्स वाई, ये तो आ गया आपका किसका, मेल का। फिर उसके बाद में आता है फीमेल, फीमेल जो है उसके अंदर भी कितने रहेंगे, 44 प्लस एक्स एक्स, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 46। 46 जो गुणसूत्र होते हैं, यानी अपन जोड़े अगर कहें तो कितने जोड़े, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखना ये जो 44 जो क्रोमोसोम है ये तो आपके कौन से क्रोमोसोम होंगे, ऑटोसोम क्रोमोसोम, यानी ये तो क्या रहेंगे आपके कायिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले रहेंगे, जिनके द्वारा केवल मनुष्य के लक्षणों का प्रकट होगा। जबकि वो पुरुष अगर वो संपत्ति या जो भी दंपति है वो अगर आगे नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं तो उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान के अंदर मेल बेबी पैदा होगा या फीमेल बेबी पैदा होगा, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, उसका डिटर्मिनेशन यानी उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है, आपके एलोसोम क्रोमोसोम एक्स वाई और एक्स एक्स के द्वारा। यहां भी यही दिया गया है कि यहां पर 44 थे, स्पर्म जो होते हैं वो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई,
जबकि यहाँ पर गैमिट बनेंगे तो वो क्या हो जाएगा 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इस प्रकार से अपन ने स्पर्म यानी शुक्राणु और ओवम के मध्य में क्या करवाया, अपन ने क्रॉस सेक्शन करवाया। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो क्या बन गए 44 प्लस एक्स एक्स, यहां डॉटर फॉर्मेशन होगा यानी पुत्री का निर्माण हुआ, क्योंकि यहां पर एक्स और एक्स मिला है। जबकि यहां पर अगर अपन देखेंगे इन दोनों के मध्य में करवाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास में 44 प्लस एक्स वाई, यानी यहां पर एक्स वाई, यानी इसका मतलब उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान क्या रहेगा, लड़का। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना कि अगर क्रोमोसोम एक्स एक्स मिलते हैं तब तो इसका मतलब क्या रहेगा, लड़की, और अगर एक्स वाई मिलते हैं तब क्या होता है, लड़का उत्पन्न होता है। सेम इसी प्रकार से इसका और इसका करेक्शन करवाया तो इस प्रकार से अपने पास में ये बनते हैं। तो लिंग निर्धारण की प्रोसेस जो होती है उसके अंदर ध्यान रखना, मेन रोल जो प्ले करता है वो कौन से क्रोमोसोम करते हैं, एलोसोम क्रोमोसोम, यानी सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग निर्धारी गुणसूत्र जो होते हैं वो करते हैं। जिसके अंदर ध्यान रखना पुरुष के अंदर हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई, जबकि महिलाओं के अंदर क्या होते हैं, एक्स एक्स। उसके बाद में आता है अपने पास में कि एवरी क्रोमोसोम्स इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द सेंट्रोमियर। प्रत्येक क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र जो होता है वो अपनी भुजा के ऊपर, जैसे ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम ये जो आपका क्रोमोसोम था और इस क्रोमोसोम के ऊपर मिडिल पार्ट में ये जो उपस्थित सेंटर पॉइंट जो होता है, ये सेंटर पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, सेंट्रोमियर। तो जो क्रोमेटिड होते हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए कौन आता है मध्य में, केंद्रीय पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर। बेस्ड एंड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर अपन ने गुणसूत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक, यानी कि मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, शीर्ष केंद्रीय, उपशीर्ष केंद्रीय। कैसे होता है ये, अपन ने इसका डिवाइडेशन जो किया है वो किसके आधार पर किया है, ये जो संरचना है आपकी वो क्या कहला रही है, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन की स्थिति के आधार पर कि सेंट्रोमियर उस क्रोमोसोम की भुजा के ऊपर कहां जुड़ता है, उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहला लिया अपन ने टीलोसेंट्रिक, जिसको अपन कहते हैं क्या, शीर्ष केंद्रीय। शीर्ष केंद्रीय क्रोमोसोम किसे कहते हैं, कि ऐसे गुणसूत्र जिनके अंदर सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट रहेगा, शीर्ष पार्ट के ऊपर, यहां पर प्रेजेंट है। तो ये यहां पर आपको संरचना जो दिखाई देगी वो कैसी देगी, आई शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। फिर आता है आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, उपशीर्ष केंद्रीय। उपशीर्ष केंद्रीय का मतलब ये होगा कि शीर्ष भाग से थोड़ा नीचे अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, यहां पर ये शीर्ष पे था लेकिन अगला अगर पार्ट देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शीर्ष से थोड़ा नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं इस प्रकार से जे आकृति का आकार बनता है किसके अंदर, एक्रोसेंट्रिक के अंदर। सब मेटासेंट्रिक यानी कि उप मध्य केंद्रीय। उप मध्य केंद्रीय का मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर होता है वो मध्य भाग से थोड़ा ऊपर की तरफ स्थित होता है। यहां पर अगर अपन इन दोनों की अगर अपन डिफरेंस देखें, यहां सेंट्रोमियर ऊपर पार्ट प्रेजेंट है जबकि यहां पर सेंट्रोमियर कहां प्रेजेंट है आपका, बिल्कुल मध्य पार्ट में प्रेजेंट है। इसका मतलब सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल पार्ट में उपस्थित है। तो क्या कहलाएगा आपका, यहां पर क्रोमोसोम जो था वो इस लेंथ को किसमें बांट दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि वी शेप आकृति बन जाती है। ये आपकी यहां से यहां तक की क्या रहेगी, वी शेप। ये नीचे वाली भी वी शेप आकृति दिखाई देती है। जबकि सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या रहेगी, एल शेप्ड आकृति रहती है, यानी आपकी इस प्रकार की आकृति बनेगी इसके अंदर, वो कौन सा कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक। तो इस प्रकार से गुणसूत्रीय भुजा के ऊपर मध्य भाग में जो केंद्रीय बिंदु बनता है जिससे गुणसूत्रीय भुजाएं जुड़ती हैं, उनके आधार पर अपन ने क्रोमोसोम को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर 4 पार्ट में दिया है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। जिसके अंदर अपन ने लिया टीलोसेंट्रिक ऊपर शीर्ष भाग में, एक्रोसेंट्रिक शीर्ष से थोड़ा नीचे, सब मेटासेंट्रिक मतलब मध्य से थोड़ा ऊपर की तरफ, और मेटासेंट्रिक का मतलब बिल्कुल मध्य पार्ट में उपस्थित होता है। फिर उसके बाद में लेते हैं कि कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट वर्ड है और इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस रहते हैं
की डेफिनेशन है और आपको डायरेक्ट वर्ड पूछ सकता है। सबसे पहला अगर अपन देखते हैं कि कैरियोटाइप क्या है, अपन ये कहते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं उनका सेट जो होता है, युग्मन जो होता है, जैसे मैं यहां पर ये कहूं कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम कितने हैं, 46, 46 गुणसूत्र हैं। इन 46 गुणसूत्रों में कितने जोड़े बने, 23 जोड़े क्रोमोसोम गुणसूत्र बनते हैं। तो जब गुणसूत्रों का जो ग्रुप में सेट निर्धारित किया जाता है उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहा जाता है उसको। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसको कहेंगे कैरियोटाइप। अगर अपन उन्हीं गुणसूत्रों को संरचना के अनुसार उनका ग्राफिक निरूपण करते हैं, उसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है उसको अगर अपन ग्राफिक्स रूप में अगर प्रदर्शित करते हैं गुणसूत्रों को, तो वो कहलाता है आपका क्या, इडियोग्राम। ध्यान रखना इसको भी, आपको इसको लिखा जो जाता है वो लिखा जाता है इडियोग्राम। इडियोग्राम क्या होता है कि जब ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स मोर्फोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज इडियोग्राम। यानी आइडियोग्राम का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक प्रजाति के गुणसूत्रों की आकारिकी रूप से अगर अपन उनका ग्राफिक्स निरूपण करते हैं तो वो कहलाता है आपका क्या, इडियोग्राम कहलाता है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम यहां आएगा। अभी अपन ने चर्चा की थी पीछे के क्लास स्लाइड के अंदर, वहां अपन ने देखा था कि जैसे ही क्रोमोसोम्स का केमिकल कंपोजिशन अपन ने पढ़ा, उसके अंदर मेन पार्ट ये बताया कि 50 to 65% जो होता है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और यहां पर अपन ये माने कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर जो प्रोटीन उपस्थित होती है, उन यूकेरियोटिक सेल्स में जो प्रोटीन उपस्थित होती है गुणसूत्रों के अंदर, वो कौन सी प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती थी या नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ध्यान रखना यहां पर अभी मैंने बताया भी था आपको कि हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ये हिस्टोन प्रोटीन उस गुणसूत्रों के साथ जुड़ करके और किस प्रकार से उसके अंदर पैकेजिंग बनती है। ध्यान रखना यहां पर एक अष्टांग संरचना बनती है। प्रोटीन के 4-5 प्रकार की प्रोटीन होती है हिस्टोन प्रोटीन, जिसमें एक प्रोटीन जो होती है वो तो बाइंडिंग में भाग नहीं लेती है, बाकी 4 जो होती हैं उनके 2-2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के और ये एक अष्टांग संरचना बनाते हैं। और इसके ऊपर डीएनए की लड़ जो होती है वो इस प्रकार से क्रोड कण के रूप में लिपटी हुई रहती है। तो यहां पर न्यूक्लियोसोम संरचना कहलाती है। वो परिभाषा क्या दोगे आप, न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए की जो पैकिंग बनती है और उस पैकिंग से जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। कौन से प्रकार की कोशिकाओं से संबंधित होती है, यूकेरियोटिक सेल्स से। आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। और डीएनए की बाइंडिंग जो बनती है यूकेरियोटिक सेल्स में वो कहलाता है न्यूक्लियोसोम। बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग, यानी डीएनए किस प्रकार से पैक्ड होता है इसके अंदर इन यूकेरियोट्स यानी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर, वो क्या कहलाएगा आपका, न्यूक्लियोसोम। फिर उसके बाद में आता है कि मेनली अपन ने जो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, पहला तो लिया था अपन ने किसके अनुसार, मेनली अपन ने क्रोमोसोम के 2 प्रकार लिए, ऑटोसोम एलोसोम। फिर अपन ने वापस उनको क्लासिफाइड किया और वो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया, पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर अपन ने उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। सेम उसी प्रकार से उनके अलावा कुछ एक विशेष आकृति के क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, जो कि या तो संख्या में ज्यादा होंगे या उनका आकार बड़ा होगा या फिर कोई ना कोई एक पर्टिकुलर विशेष संरचना लिए होते हैं। 2 क्रोमोसोम यहां पर अपन विशेष पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक तो आता है आपका कौन सा क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम, जिसको अपन कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ध्यान रखना यहां पर इसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीटीन गुणसूत्र। इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एक अगला अपन पढ़ेंगे वो आएगा आपका कौन सा, डायप्टेरा संघ के प्राणियों के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके, जिनको अपन कहते हैं लैंप ब्रुश क्रोमोसोम कहते हैं। यहां पर पॉलीटीन क्रोमोसोम सबसे पहले किसने खोजा था, बाल्बियानी ने। ध्यान रखना कि बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले पॉलीटीन गुणसूत्रों की खोज की थी। किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन डायप्टेरा सैलाइवरी ग्लैंड्स, यानी कि डायप्टेरा गण होता है कीटों का, उन डायप्टेरा गण के यानी कि कीटों का गण होता है ये, और उस कीटों के गण के अंदर
डायप्टेरा गण जो होता है उनकी सैलावरी ग्लैंड का मतलब क्या होता है, लार ग्रंथियां जो होती हैं, उन लार ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले इसे पोलिटीन गुणसूत्रों को या जाइंट क्रोमोसोम वृहद गुणसूत्रों को क्या किया गया था, खोजा गया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इसके ऊपर पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पोलिटीन क्रोमोसोम निम्न में से किस प्रकार के प्राणी में उपस्थित होते हैं। ध्यान रखना, आपको केवल और केवल एक एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा जो एग्जाम में आपको उसी को याद रखोगे तो उससे आंसर सही होगा आपका, और वो आपका आंसर जो होगा वो डायप्टेरा गण के अंदर पाया जाता है आपका फल मक्खी। ध्यान रखना, फल मक्खी जो होती है उस फल मक्खी के अंदर हमेशा कौन से प्रकार के पोलिटीन क्रोमोसोम, आपको ये भी पूछ सकता है आगे, फल मक्खी की लार ग्रंथियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पोलिटीन गुणसूत्र पाया जाता है। इस फल मक्खी का अपन नाम लेते हैं तो अपन उसको कहते हैं ड्रोसोफिला। ध्यान रखना, पूरा नाम जो होता है वो तो होता है ड्रोसोफिला मेलेनोग्लोस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनो ग्लोस्टर। लेकिन आपको केवल और केवल याद रखने के हिसाब से और एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल अगर आप ड्रोसोफिला वर्ड भी अगर याद रखते हो फल मक्खी का नाम तो भी सही होगा। पहले एग्जाम में ये भी पूछा हुआ था कि मेल के क्वेश्चन दिए थे कि इस ए का खंड ए बी सी डी खंड दे दिया और उसको सामने वाले एबेसडे से इंगित करवाता है। उसके अंदर भी पहले एग्जाम पूछा हुआ है, एक तरफ दे दिया फल मक्खी और दूसरी तरफ मैचिंग में वर्ड जो दिया था वो दिया था ड्रोसोफिला। यानी यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना कि ड्रोसोफिला जो होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, फल मक्खी। ये इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोग्लोस्टर। जबकि फल मक्खी की लार ग्रंथियों के अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पोलिटीन क्रोमोसोम। सबसे पहले खोजा किसने था, बाल्बियानी ने। उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं लैंप ब्रूस क्रोमोसोम की। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों क्रोमोसोम्स। लैंप ब्रूस गुणसूत्र, लैंप ब्रूस गुणसूत्र तो इसलिए कहा क्योंकि इस गुणसूत्र की अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर के जैसे लैंप को साफ करने की जो ब्रश आती है, यानी ऐसे इस प्रकार से बीच में तो एक लोहे की रोड होती है और चारों तरफ उसके अंदर इस प्रकार से हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन ने इसको नाम क्या दे दिया, लैंप ब्रूस क्रोमोसोम नाम दिया। लैंप ब्रूस क्रोमोसोम या लैंप ब्रूस गुणसूत्र क्या होते हैं, सबसे पहले किसने खोजा था, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इनकी खोज की थी। फिर उसके बाद में लिया था कि दे ऑक्यूर एट डिप्लोटीन स्टेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि लैंप ब्रूस गुणसूत्र जो होते हैं वो कोशिका विभाजन की किस अवस्था के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मियोटिक डिवीजन का मतलब ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के अंदर कौन सी अवस्था, डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के अंदर भी कौन सी अवस्था, प्रोफेज इन oocyte ऑफ एनिमल स्पीसीज। यानी अंडाणु के अंदर जो oocyte अवस्था होती है उस oocyte अवस्था के अंदर जो लैंप ब्रूस गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो हर एक एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान रखना यहाँ पर कि लैंप ब्रूस गुणसूत्र जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रकट होते हैं। डिप्लोटीन अवस्था कह दो या फिर आप कह दो माइटोटिक डिवीजन की कौन सी अवस्था, प्रोफेज अवस्था के अंदर ये उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने दो गुणसूत्र के बारे में पढ़ा। पहला लिया अपन ने क्या, पोलिटीन क्रोमोसोम, अभी अपन ने पढ़ा। और उसके बाद में लिया अपन ने लैंप ब्रूस। पोलिटीन क्रोमोसोम जो थे वो फल मक्खी की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं, खोजा किसने था, बाल्बियानी ने। जबकि लैंप ब्रूस गुणसूत्र किसने खोजा था, फ्लेमिंग ने। और ये कहां पाता है, oocyte अंडाणु की जो अवस्था होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में लास्ट अपन जो पॉइंट लेते हैं वो लेते हैं हर्टविंग फॉर्मूला। हर्टविंग एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने न्यूक्लियस का आकार कैसे डिफाइन होता है, कोशिका का, अभी अपन ने बताया था ना कि न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये सेल ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, कि कोशिका की वृद्धि कितनी होगी, कितना आमाप होगा, उसका कितना व्यास होगा, उसके बारे में हर्टविंग नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया कि एनपी यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वीएन का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और वीसी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी अपन ये कहें कि अगर अपन कोशिका द्रव्य का जो आयतन है, वीसी का मतलब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के आयतन में से अगर अपन किसको निकाल दें, न्यूक्लियस के आयतन को निकाल देंगे तो अपने पास में न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स आता है।
ये जो फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले रीट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि निम्न में से हर्टविग सूत्र का निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, और उसमें सूत्र दिए गए थे। ध्यान रखना एनपी बराबर क्या होता है, वीएन अपॉन वीसी माइनस क्या हो जाएगा आपका वीएन। ध्यान रखना यहां पर एनपी का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, वीएन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और वीसी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से इस सूत्र की सहायता से अपन अमाउंट ज्ञात करके और कोशिका का आमाप और आकार क्या होगा उसका अपन इस हर्टविग फॉर्मूले के माध्यम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।